अस्सलामुअलैकुम। ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर से एक महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो अमेरिका बड़े बड़े मुल्कों को घुटने पर कुछ ही हफ्तों में ला देता था, लेकिन ईरान के ऊपर उसका ये जादू का असर नहीं चल सका। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ज्योग्राफी और फायर पावर के बीच चलने वाली इस जंग ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया है और कैसे ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए एक ताकतवर मुल्क के सामने खुद को मजबूत साबित किया है। जाहिरी तौर पर देखा जाए तो ईरान यूनाइटेड स्टेट का मुकाबले करता हुआ कमजोर नजर आता है, क्योंकि अमेरिका की इकनॉमी ईरान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ी है और इसका डिफेंस बजट भी इतना ज़्यादा है कि ईरान इसका मुकाबला डॉलर के हिसाब से कर ही नहीं सकता। अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स है और एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो दुनिया में सबसे आगे समझी जाती है। इसके मुकाबले में ईरान की मिलिट्री सोर्सेस लिमिटेड है और इसकी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं है। लेकिन जब ये जंग एक महीने से ज्यादा अरसे तक चलता रहा तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आने लगी। ये बात समझ में आई कि जंग सिर्फ नंबर्स या टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, बल्कि स्ट्रैटेजी, सब्र और एडाप्टेबिलिटी भी उतनी ही अहमियत रखती है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से लगातार स्ट्राइक्स होने के बावजूद ईरान की कोर मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरह तबाह नहीं हुई है। नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान ने अपनी फाइटिंग एबिलिटी और रिस्पांस देने की सलाहियत बरकरार रखी है। ईरान ने पीछे हटने के बजाय हर प्रेशर का जवाब दिया है, लेकिन यह जवाब सोच समझकर और लिमिटेड तरीके से दिया गया है, जिसे कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने हर एक्शन का जवाब दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंग को फौरन और ज्यादा इंटेंस बना दिया जाए। इससे यह सिग्नल दिया गया है कि ईरान अभी भी एक्टिव है, कैपेबल है और इस जंग में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बना हुआ है। इस सिचुएशन को और भी गहरा बनाने वाला एक वाकया तब सामने आया जब रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक अमेरिकन फाइटर जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया। ये इस जंग का पहला ऐसा वाकया था जहां अमेरिका को इस तरह का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरा अभी तक लापता है। यह वाकया इस बात की तरफ इशारा करता है कि चाहे मिलिट्री कितनी ही एडवांस क्यों ना हो, जब बैटलफील्ड कंटेस्टेड हो तो हर सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। ये डेवलपमेंट ओवरऑल मिलिट्री बैलेंस को पूरी तरह चेंज नहीं करती, लेकिन ये जरूर बताती है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी पहले समझी जा रही थी। ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां हर तरफ रिस्क है और आउटकम बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है। यहाँ एक पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि लड़ाई में किसी का साइज मैटर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर लड़ाई का जज्बा कितना है वो ज्यादा अहमियत रखता है। ईरान ने इस जज्बे को स्ट्रैटेजी और कैलकुलेटर रिस्क के जरिए अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान इतनी बड़ी पावर के सामने खुद को कैसे संभाल रहा है और कैसे अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना रहा है। इसका जवाब सिर्फ वेपन्स या मिलिट्री पावर में नहीं, बल्कि जियोग्राफी में छुपा हुआ है। ईरान की लोकेशन इसे एक ऐसी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है जो आसानी से खत्म नहीं की जा सकती। इस एडवांटेज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो एक तंग समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 1/5वां हिस्सा ऑयल और गैस गुजरता है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक शिपिंग रूट नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत अहम आर्टरी है। अगर इस रास्ते में जरा सी भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान इस चौक पॉइंट के बिल्कुल करीब है और इसी वजह से इसके पास एक पावरफुल लेवरेज है। ईरान को यह जरूरी नहीं है कि वो स्टेट को पूरी तरह बंद कर दे, बल्कि सिर्फ थ्रेट देना भी काफी है। इस थ्रेट की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है और दुनिया भर के इकोनॉमिक्स पर प्रेशर पड़ता है। इस तरह ईरान ने अपनी ज्योग्राफी को एक स्ट्रैटेजिक वेपन बना दिया है। ये सिचुएशन हमें यह भी बताती है कि आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ का नाम नहीं है। ईरान ने दिखाया है कि एक मुल्क अपनी कम रिसोर्सेज के बावजूद दूसरों पर असर डाल सकता है, अगर से वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम को समझकर उसका इस्तेमाल करे। ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फिजियोलॉजिकल प्रेशर का कॉम्बिनेशन है जो ईरान को स्ट्रांग बनाता है। इस जंग का एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि मिलिट्री सुपीरियरिटी की अपनी लिमिट होती है। एडवांस वेपन्स और एयर डोमिनेंस से टैक्टिकल लेवल पर सक्सेस मिल सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी वही रिजल्ट मिले। जब सामने वाला दुश्मन फ्लेक्सिबल हो, नए तरीके अपनाए और मल्टीपल फ्रंट पर लड़ाई लड़े तो सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होती। इस जंग में लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम जो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, ये एक्सपेंसिव फाइटर जेट और एडवांस सिस्टम के खिलाफ इफेक्टिव साबित हो रही है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट का गिराया जाना इस बात की मिसाल है कि महंगी टेक्नोलॉजी भी हर वक्त सेफ नहीं होती। इसके साथ साथ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस भी एक की फैक्टर बन चुका है। आज के दुनिया ट्रेड रूट, एनर्जी सप्लाई और फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक इंपॉर्टेंट जगह पर डिसरप्शन होता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो इसका असर सिर्फ एक रीजन तक महदूद नहीं रहता। यानी इसका नुकसान ईरान को नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया तक फैल जाता है। ईरान इसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम का फायदा उठाकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है दुनिया भर में।
लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि ईरान पूरी तरह से कंट्रोल में है या ड्राइवर्स सीट में बैठा है। यूनाइटेड स्टेट और इसके अलायंस अभी भी मिलिट्री और इकोनॉमिक तौर पर बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये अभी भी अनक्लियर है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जंग इतना वन साइडेड नहीं रहा जितना पहले लग रहा था। ये जंग हमें ये सबक देती है कि पावर यानी ताकत का कॉन्सेप्ट बदल रहा है दुनिया में। ज्योग्राफी फिर से एक अहम फैक्टर बनकर उभर रहा है। एनर्जी मार्केट जो स्टेबल समझे जाते थे अब वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अलायंसेस अब परमानेंट नहीं बल्कि इंटरेस्ट के मुताबिक चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बैलेंस को बराबर कर रही है। आपको याद दिला दूं कि एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका की एक आवाज पर पूरा यूरोप एक हो जाता था और यूरोप अमेरिका मिलकर जिसे चाहे उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए पूरी ताकत लगा देते थे। इराक, सीरिया, लीबिया का जो हशर हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को तक कंट्रोल में करने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर सुपर पावर फेल हुआ और वियतनाम को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की गई थी, वहां पर भी यह सुपर पावर फेल हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप को समझ में आने लगा कि अब पहले जैसी ताकत अमेरिका के पास नहीं रही। दूसरी तरफ अब बात करते हैं अरब मुल्कों की। अरब मुल्कों को भी यही लग रहा था कि दुनिया में जो सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसके पास सबसे खतरनाक हथियार है। वो जिसे चाहे अपने कंट्रोल में कर सकता है, जो मुल्क को चाहे बर्बाद कर सकता है सैंक्शन लगाकर या उस पर हमला कर। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को उनके मुल्क के अंदर घुसकर वहां पर से ले जाकर अमेरिका में शिफ्ट भी कर दिया। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि आज भी अमेरिका उतना ही ताकतवर है जितना पहले लोगों को लगता था। अमेरिका की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। यही ओवर कॉन्फिडेंट में इसराइल की बात सुनकर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उनको यही लगता था कि 2 हफ्ते के अंदर ईरान भी घुटने टेक देगा या नहीं तो हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारकर वहां पर रेजिम चेंज कर देंगे, यानी कि जो हुकूमत इस्लामिक चल रही है वो बदल देंगे। पहले जो हुकूमत थी हम फिर से उन्हीं को तख्त के ऊपर बिठाएंगे और इसके लिए जो पहले का राजा का बेटा था उसको भी बातचीत की गई। लेकिन बाद में अमेरिका ने कहा कि हम बाहर के किसी आदमी को हुकूमत नहीं देंगे बल्कि ईरान के अंदर जो हमारी बात सुनने वाला होगा उसको हुकूमत देंगे। ये प्लानिंग अंदर अंदर चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने प्लान बनाया कि हम ईरान के साथ बातचीत करने के वास्ते तैयार है। एक तरफ बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ इनडायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया। सबको यही लगा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो चुके, खासतौर से इसराइल और अमेरिका को। तो अब जो भी लोग आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह लेंगे वो अमेरिका और इसराइल की बात सुनेंगे। लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल उल्टा पड़ गई। आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद जो हमले ईरान ने अरब मुल्कों के ऊपर किए हैं, जो हमले ईरान ने इसराइल के ऊपर किए हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। ये हमले अरब मुल्कों के ऊपर और इसराइल के ऊपर इसीलिए किए गए क्योंकि अमेरिका के बेसेस जो अरब मुल्कों के अंदर और इसराइल के अंदर मौजूद है उनका इस्तेमाल करके ईरान पर यह बड़ा हमला किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और वार्निंग दी है कल सुबह तक की, यानी कल सुबह फजर के 5:30 बजे तक का वार्निंग दी गई है कि हथियार डाल दे नहीं तो एक बड़ा हमला होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजेगा। आपको बता दूं जो कार्ग आइलैंड है ईरान का उसके ऊपर खतरनाक हमले भी शुरू हो चुके हैं। खैर आमतौर पर जगहों को जमीन के कब्जे से जज किया जाता है लेकिन ये जंग शायद इसलिए याद रखी जाएगी कि इसने पावर के असल डायनामिक्स को एक्सपोज किया है। ईरान ने दिखाया है कि ज्योग्राफी भी फायर पावर के बराबर हो सकती है। लेवरेज कभी कभी रॉ सेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के भी पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। ये जंग अब एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। जो भी अपडेट रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।